तो फिर वो दिल्ली से महाराष्ट्र तलक वो सब दिखाते हैं या लोकल बॉडीज़ भी हो, वो भी दिखाते हैं। ये नॉन लिविंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, मगर हमारी वहाँ पे शारीरिक धातु थे ना, अनंत बनते की वहाँ पे शारीरिक धातु देते हैं, ये हमारे रिलीजियस प्लेस। तो ये उनकी नहीं है करके ये प्रिज़र्व नहीं कर रहे हैं। ये बौद्धों की इसलिए प्रिज़र्व नहीं कर रही है, ये तो बहुत बहुत जगह पे हो रहा है। जैसे कि मैं बम्बई में तो आज भी कंधार में अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से संजो के रख रहे हैं उन लोग क्योंकि टूरिज़्म बढ़ रहा है वहाँ पे। और हाँ। टूरिज़्म की वज़ह से तो महसूल भी जनरेट हो रहा है ना, फाइनेंस भी आ रहा है वहाँ से। एक तो एक पूरी वो करना इकोनॉमिक चाहिए। गतिविधियां वहां पे घूमने लगती। हाँ, तो ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये आज की तारीख में आज कोई भी आप देखिए उठा के, तो जो हम्म ये फ़ॉलो कर रहे हैं, जो आर्ट आर्किटेक्चर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको देखिए ना। उनके यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे ये जनरेट हो रहा है अभी। जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे जो खास मेहमान हैं उनका नाम है सूरज रतन जगताप, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में बहुत ही अनोखा काम वो कर रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को ले जाकर बहुत ही मिनिमल से अमाउंट में, और जो बौद्ध सभ्यताएं हैं, बौद्ध के जो अवशेष हैं, जो बुद्ध की जो पुरानी जिसको महाराष्ट्र में लेनी कहते हैं, हिंदी भाषा में जिन्हें गुफाएं कहते हैं, उनके उनको वहां पर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे पुरखों ने इन सारी चीजों का निर्माण किया और उनकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू क्या है। सभ्यता के तौर पर अगर हम समझें तो उसकी उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पेशे से ये इंटीरियर डिजाइनिंग के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि महाराष्ट्र में काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। नमोबुद्धाय जय। जी, जय जय भीम, भीम। नमो बुद्धाय। सर आप मुझे बताइए, ये जो आपने काम करना शुरू किया आपके पेशे के अलावा, कि आप बुद्ध की जो गुफाएं हैं या बुद्ध सभ्यता से जुड़ी जो गुफाएं हैं, उनको आप सब लोगों को क्यों दिखाते हैं? क्यों आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इसमें? पहली बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जी आपने इतने दूर से हमें मतलब ये हमारी चीज़ें रखने के लिए हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, इसके लिए आपका मौर्य जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। देखिए कैसे है कि हमारे यहाँ पे ये जो अपनी सभ्यता है, बौद्ध हम्म सभ्यता है, तो इसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे तो आपके धरती से मतलब आपकी जो भूमि है, वहाँ से शुरुआत हुई है। मगर हम्म आते-आते हमारी भूमि की भी योगदान है उसमें ये सब संजोने के लिए। हम्म तो आपके यहाँ पे तो सम्यक संबुद्ध की पूरी मतलब जो भी उनके शरीर धातु है, तो आपके यहाँ हम्म। पे मिलते हैं। तो मैं हम कैसे यहाँ काम पर कर एक सकते थोड़ा हैं? सा करेक्शन करना चाहूंगा। मेरे यहाँ से मतलब वो बिहार की बात कर रहे हैं सर, राइट? मैं हाँ, बिहार हाँ, मैं मध्य हाँ, प्रदेश में रहता मतलब हूँ। उत्तर वाला जो हिस्सा हाँ हाँ हाँ। है ना? हम्म उत्तर भारत जो है, तो हम्म उसमें खुद सम्यक संबुद्ध की जो पवित्र धातु है, हाँ। शारीरिक धातु, तो वो वहाँ पे हम्म है। तो हम्म तो हमें भी उनकी जो विरासत मिली है यहाँ पे हमारी भूमि पे, तो हम्म उसको संजोने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम्म हम लोग अगर देखेंगे, जैसे आपने कहा कि जिनको आप गुफाएँ कहते हैं, हम्म जिसको हम लोग मराठी में लेनी कहते हैं, तो इसकी हम्म। शुरुआत जो है, तो बुद्ध धम्म से ही हुई है और ये बुद्ध ठीक। धम्म से होते-होते ये आज तलक चलती आ रही है। मगर आज की जो फिलहाल स्थिति है, तो वो बहुत खराब है। जैसे हम्म कि महाराष्ट्र में तो बाबा साहेब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके वजह से ये हमें पुनः स्थापित करने को मिला और बौद्ध धम्म हमें समझने के लिए उनका बड़ा योगदान है। नहीं तो हमें महाराष्ट्र में तो बौद्ध धम्म यहाँ से लुप्त ही हुआ था। जैसे कि राइट। उत्तर उत्तर भारत में तो वो अभी भी मतलब कुछ अंशों में नगण्य। जीवित था। हाँ, नगण्य हाँ, बहुत, मगर हाँ। कुछ अंशों में जीवित था, मगर महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं था। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने नागपुर से, जो नागभूमि हम्म है, वहाँ से बुद्ध धम्म का पुनर्जीवन किया और फिर वापस से हम लोग बौद्ध अनुयायी बने। फिर हम्म उससे हमारी जो पहले की पीढ़ी थी या 2-3 पहले की पीढ़ियाँ थी, तो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था, उसके बाद में हम जाके अब खड़े रह सके हैं, हम लोग एजुकेट हुए हैं, फिर हम लोग अभी वेल एस्टेब्लिश होने के बाद में हम लोग अपनी धरोहर की तरफ में देखने जब जाते हैं, तब हमें बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि हमारी जो धरोहर है, आज की उसकी स्थिति बहुत खराब है।
जबकि 18वीं सदी तक अंग्रेज जो थे, उन्होंने इनको संजोने की कोशिश की। जो ये भूमि के अंदर में जो जितने भी बौद्ध अवशेष थे, वो संजोने की कोशिश की। उसके बाद में जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। तो फिर हमें अपने पुरखों से मिली हुई जो ये विरासत थी, ये बचाने के लिए हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी, जो कि बहुत सालों मतलब पिछले 8-10 सालों में ये चलते आ रही थी। हुँ, उसका मैं एक प्रतिनिधि हूँ। ओके। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ मगर मैं मेरा रोल जानता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि आई बिलीव दैट माय पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू एस्टैब्लिश बुद्धिज्म इन इंडिया। ये जो लाइन थी उनका, ये जो हुँ, कोट था, वो मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल था और ये कोट जो था ये मेरे लिए आज भी इंस्पिरेशनल है और ये लाइन पकड़ के मैं ही ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसके ओके। लिए ये मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे पुरखों का है और इसको बचाने के लिए मुझे काम करना हुँ, ज़रूरी है। तो ये जब मैं इनके ऊपर जाता था, मैं बेसिकली ट्रेकर था, तो मैं ये जगहों पे जाता था। हुँ, जैसे कि यहाँ पे फोर्ट है, किले जिनको हम लोग बोलते हैं, तो हुँ, इसके बगल में ही हमें पूरी ये धरोहर मिलती है, जो जिसको हम लोग लेनी कहते हैं, हुँ, जो अपने यहाँ पे गुफाएँ हैं। तो ये समझने की जैसे मेरे मन में जो जिज्ञासा थी कि हुँ, ये एक्चुअल चीज़ें हैं क्या? किन्होंने की? किनके वजह से की? क्योंकि ये पत्थर है क्या कर कहते हैं, ये आज पूरी तरह से टूटी हुई अवस्था में है, तो इसको किन्होंने बनवाया था? किनके लिए बनवाया था? ये सब जिज्ञासा मेरे मन में भी थी, तो वो सब ढूँढने के लिए मैं इन पे जाता था। और फिर ये जाते-जाते फिर इनमें जो छुपी हुई जो तत्वज्ञान थी, जिसमें जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो मुझे समझने लगी और ये फ़िलॉसफ़ी जब मुझे समझ में आई, तो बुद्ध धम्म में ये यही बोलता है कि जो आपको पता चला हुआ है, तो वो लोगों को बताएँ मतलब प्रज्ञाशील एग्ज़ैक्टली। जब आप होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, हुँ, तो ये प्रज्ञा जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाने की बुद्ध धम्म में परंपरा है, तो वैसे ही मुझे जो ज्ञान मिला, मुझे जो अल्प-सा ज्ञान मिला है, वो मेरे लोगों को लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी ठीक। वजह से हम लोगों ने ये बचाने के लिए, ये धरोहर बचाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। ये महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। अगर हम ठीक। लोग हमारे जो विरासत देखेंगे तो आज की हुँ, स्थिति ऐसी है कि इनके ऊपर एन्क्रोचमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। ये हाल ही 100 डेढ़ 100 सालों में हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। हुँ, 100 डेढ़ 100 200 ठीक। साल में ही हुआ है। तो इसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो इनका नॉलेज जो है, इनमें जो छुपा हुआ जो तत्वज्ञान है, ये लोगों को बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। छोटी-मोटी ठीक, संगठनाएँ हैं, ये मिलके काम कर रहे हैं महाराष्ट्र ठीक में आज की तारीख है। मैं दर्शकों को बता दूँ धातु का मतलब जो बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं उनका ज़िक्र है। उसे जो बुद्ध धम्म है उसमें धातु कहा जाता है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा धातु मतलब मेटल वेटल मत समझिएगा, वो बुद्ध की अस्थियों हाँ, के बारे में बात की जा हाँ, रही है। हाँ, दूसरा मेरा हाँ। अगला प्रश्न है सर आपसे कि आप जब किसी भी नई जगह पर जा रहे हैं किसी आपको पता चला कि कोई गुफा है वहां पर या कोई लेनी है या बुद्ध सभ्यता के कुछ अवशेष हैं तो आप वहां जाने के बाद आपको किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वहां का लोकल जो पुलिस है या वहां के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किसी तरीके से आपकी हेल्प करती है या पूरा आप सारी चीजें अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर करते हैं। नहीं, आज की तारीख में देखने जाएँगे तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है आपने पूछा कि आज की स्थिति है, क्या स्थिति है? अपनी जो सभ्यता थी, अपनी जो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए जो हम्म। राजा हुए थे, तो हम्म। इन्होंने जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि लोकाश्रय और हम्म। राजाश्रय, हम्म। राजाश्रय और लोकाश्रय होने की वजह से लोकाश्रय यानी लोगों की उसमें रुचि और हम्म। राजा की रुचि होने की वजह से बुद्ध धर्म का फैलाव पूरे देश में नहीं, पूरे जग में हुआ था। तो राइट। आज की स्थिति में उसकी अपोज़िट है, ये पूरा अपोज़िट हो रहा है। ना अच्छा। राजाश्रय है, ना लोकाश्रय है। लोकाश्रय मतलब हमें आज भी दूसरे को तो छोड़िए, दूसरे लोगों को तो छोड़िए, अपने लोगों हम्म। को भी इसके बारे में ये फ़िलॉसफ़ी अपने ये केव्स में है या लेनी में है, ये बिल्कुल भी पता नहीं। तो ओके। लोकाश्रय तो छोड़िए दीजिए, राजाश्रय तो फिर बहुत दूर की बात है। ठीक। तो अंग्रेज़ जब थे, नो डाउट कि वो हमारे ऊपर हमें राज करने आए थे और राज भी किया था। मगर कुछ हाँ। अंग्रेज़ थे, जिन्होंने ये सभ्यता ढूँढ के निकाली, जो ज़मीन में गड़ी हुई थी, उसको हम्म। निकालने के लिए कोशिश की। तो हम्म। उनके टाइम मतलब 1947 तलक ये जो उनका काम निरंतर चल रहा था। जैसे मैं जिनका नाम लूँगा, तो ये बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थी, जिन्होंने यहाँ पे ये भूमि में रह के जो कि ये हम्म। भूमि के नहीं थी। इन्होंने राइट। यहाँ पे नो डाउट कि वो आए थे यहाँ पे
राज्य करने के लिए हमें गुलाम हाँ। बनाया था, मगर उनकी एक देन भी थी कि यहाँ पे जो धरोहर थी वो निकाल के ज़मीन से बाहर निकाल के उन्होंने ये संजो के रखी। अपने खीसे में से अपना जो पगार था, जो उनकी आमदनी थी, वो आमदनी भी इसमें लगाई हुई है। जैसे कि मैं नाम लूँगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने अपनी पूँजी लगाई थी, जिन्होंने मतलब बहुत काम किया है, बहुत मतलब उनका हम लोग ऋणी हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे कि भारत के जेम्स अंदर प्रिंसेप। मैं ये चीज क्लियर कर दूं, भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी नींव ही अंग्रेजों ने रखी है। उससे पहले इस बिल्कुल, तरह का कोई काम होता नहीं बिल्कुल। था। और यहाँ तक कि जितने भी आप बड़े मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे, जितनी भी बड़ी आप आर्कियोलॉजिकल साइट देखेंगे, वो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की हो या सांची का स्तूप हो या बिहार में कोई बड़ी साइट है, वो सारी की सारी अंग्रेजों ने खुदाई की थी। उसके बाद इसमें बिल्कुल, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे काम हुआ है। जितने रफ्तार से काम होना चाहिए था उतने रफ्तार से काम नहीं हुआ। सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अंग्रेज़ों की देन है। मैं आपके माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ों का कितना बड़ा काम था। जैसे कि हम लोग मतलब हमें तो बहुत प्राउड फ़ील कर हम लोग तो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि हम्म, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये व्यक्ति हो चुके थे, ये व्यक्ति होके गए हैं। हम्म, इन्होंने इतना बड़ा काम करके रखा है, वो ही वाज़ द पायनियर ऑफ द बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर। ओके, तो इन्होंने ओके। जो ये नए सिरे से ये जम्बू द्वीप को इंट्रोड्यूस करके दिया, ये आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हम्म, करके दिया, उसके वजह से हमें आज तलक मतलब आज 2000 ढाई हज़ार साल के बाद में भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लोग होके गए थे। नहीं तो हम्म, ये पूरा नष्ट होने की पूरी कोशिशें इन्होंने की थी। हम्म, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप का नाम लूँगा तो जेम्स प्रिंसेप इन्होंने 1840 में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो हम्म, पढ़ने की कोशिश पहली बार की और उसकी वजह से हमें पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ये हाँ, व्यक्ति होके गए थे और इन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया था और बुद्धिज़्म को इन्होंने फैलाने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। हम्म, उसके बाद में एक व्यक्ति का मैं ज़रूर नाम लूँगा, जिनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन। ये जेम्स फर्ग्यूसन इनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है और जिनके वजह से हम लोग महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी किताब मैं दिखाना चाहूँगा आपके हम्म, माध्यम से। ये उनकी जी, किताब है, ओके। ओके? ये जैसे कि हमें जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, हाँ, हाँ, बाइबल। जैसे हमारे भी बुद्धा एंड धम्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ, हाँ, बुद्धा एंड हिज़ धम्मा जैसे इतना वैल्यूएबल बुक है, वैसे ही हमें जो हम्म, हम लोग काम कर रहे हैं, ये केव केव बचाने के लिए, तो इनके लिए ये बाइबल के समान ही किताब है। अच्छा। द ये जो केव किताब है टेम्पल्स ऑफ हाँ, इंडिया। हाँ, हाँ। हम्म, तो ये आज भी इतनी मोटी किताब है, द केव हाँ, टेम्पल ऑफ इंडिया। तो हाँ, ये इतनी मोटी है कि ये आए थे, ये जो साहब थे, ये आए थे तो मतलब पैसा कमाने के लिए यहाँ पे। हम्म, जो इंडिगो है, जो नील होती है, हम्म, इंडिगो, नील हम्म, डालते हैं हम लोग। वो नील हम्म, कमाने मतलब इससे इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया यहाँ पे। मगर ये पैसे कमाने के बाद में जब ये पूरे भारतवर्ष में घूमे, तो हम्म, इन्होंने मैं देखा कि ये भारत भूमि पर ये बिखरा हुआ जो ये धरोहर बिखरी हुई है, इसको इन्होंने पूरी तरह से एकेडमिक लेवल पे लिख के, पूरी हाँ, इसकी मेजरमेंट के साथ में इसकी पूरी स्थिति बताई। ये किताब 1880 की किताब है, ये आज ओके, की नहीं है ठीक और है, इतनी मोटी किताब है, ये आज भी पढ़ने के लिए इतनी दिक्कत होती है। ऐसे किताबें ढेरों है, ढेरों। मैं ओके, कहूँगा ढेरों किताबें हैं। तो इन ना यहाँ की परिस्थिति अनुकूल थी इनके लिए, ना हम्म, मतलब इन यहाँ के लोग इनके अनुकूल थे, ना इनके पास संसाधन थे। फिर भी इन्होंने इतना परिश्रम करने के बाद में पूरे भारत में बिखरी हुई ये जो बुद्ध संस्कृति थी, इसके हम्म, पूरे दस्तावेज़ीकरण इन्होंने करके रखे। ये ऐसे ढेरों राइट, किताब हैं। सिर्फ़ हम्म, ये फर्ग्यूसन ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इन्होंने काम करके रखा है। तो इसके बाद में हम लोग वर्तमान स्थिति में आपने जो प्रश्न पूछा था वर्तमान स्थिति के बारे में, ये पूछता हूँ। एक तो जितने भी केव्स हैं, हम्म, ये बुद्ध धम्म में जो हम बनते बोलते हैं, भिक्खु बोलते हैं, हाँ, इनके वर्षावास के लिए बना गया हुआ ये हम्म, रहने लायक वर्षावास हम्म, के लिए रहने के लिए ये हम्म, स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जिसे हम ठीक, लोग केव्स कहते हैं या लेनी हाँ, कहते हैं या गुफा। हम्म, तो ये लोगों की बस्ती से थोड़ा हट के और हम्म, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, दूर भी नहीं, हाँ, ऐसे जगह पे होती है और एक मध्यवर्ती ठिकान मतलब
एक पहाड़ के बीचों बीच में रहती है, या ना पूरी ना वो ना बहुत ज्यादा नीचे ना ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे। ठीक, ऐसी मतलब उसका स्थिति रहती है, जानवरों से भी बचाव हो जाए और जो भिक्खु और लोग हैं लोगों से उनको कनेक्ट टॉप भी पर रहे। भी नहीं जाना पड़े। हाँ हाँ, ठीक। तो लोगों से ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं, ऐसी जगहों पे ये होती है। तो इसकी आज की स्थिति भी वैसे ही है। तो ये राइट। जंगलों में, पहाड़ों में आज में है। बहुत सारे कम केव्स हैं जो लोगों से घिरी हुई है। जैसे कि हम्म। हम लोग मुंबई में आएँगे तो मुंबई में बहुत सारी केव्स के आस-पास लोग रहते हैं। हालाँकि उसके अच्छा। गेट पे ही लोग रहते हैं। तो अच्छा। मुंबई में तो बहुत इंक्रोचमेंट हुई है। जैसे कि मागाठानी केव्स है, उसमें हाँ। तो हालाँकि लोग रहते हैं, कलर-वलर लगा के, फैन-वैन लगा के आज की तारीख में रह रहे हैं। बहुत सारे अच्छा। लोग उसके ऊपर उसको बचाने के लिए। तो इंक्रोचमेंट हुआ है, पूरी तरह से हम्म। इंक्रोचमेंट हुआ है। तो हम्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राजाश्रय नहीं है हमें। जैसे कि हाँ। मतलब राजाश्रय यानी सरकार से हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर ठीक आऊँगा है। मैं। और हम्म। लोकाश्रय, तो इसके ऊपर किसका हक है? ये जो केव आर्किटेक्चर है, ये किसका हाँ। हक है? नो डाउट ये कि धार्मिक स्ट्रक्चर है, ये हाँ। धार्मिक पूरा मॉन्यूमेंट है, मगर हम्म। ये अभी जब हमारा संविधान जब देश को लागू हुआ, जब संविधान लागू होने के बाद में ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है, तो हम्म। ये भारत में रहने वाले जितने भी बाशिंदे, उनकी हो जाती है। तो फिर ये हम्म। बचाने की कोशिश या बचाने की ज़िम्मेवारी ये हम्म। भारत में रहने वाले हर एक बंदे की होती है। तो राइट। अभी ये सिर्फ़ बौद्धों की नहीं है, तो ये पूरी भारत में रहने वाले हर एक नागरिक की है। तो ये राइट। बचाने के लिए ये सबको सिर्फ प्रयास बौद्धों का करना इतिहास नहीं है, ये भारत का, ये जम्मू द्वीप का इतिहास है। तो जहां पर है। यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो कोरी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन ये उनका इतिहास है। उनके पुरखे कहीं बिल्कुल। ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। वो आज किस धर्म हुँ, में, किस पंथ में, किस जाति में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल्कुल। ठीक, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि वर्षावास जो होता है, वैसे तो काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग बुद्धिज्म को नहीं समझते उनके लिए क्लियर कर दूं। वर्षावास जो वर्षा ऋतु जो रहती है, जो 3-4 महीने पानी बरसता है, उस ड्यूरेशन में जो बुद्ध भिक्षु थे वो कहीं भी विचरण नहीं करते थे, कहीं घूमते नहीं थे। बाकी वो पूरे टाइम घूमते थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में वो वहीं रहकर अपना अध्यापन करते थे और चीजों को समझते थे। राइट सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो वर्षावास वर्षावास, होता है। हाँ, वर्षावास ये है कि चारिका करना पड़ता है। बुद्धिज़्म में ऐसा है, जो शास्ता होते हैं, सम्यक हम्म। संबुद्ध, उन्होंने वो नियम किए थे कि हम्म। आपको हर 3 दिन में एक जगह से दूसरे जगह पे चारिका करना है। हम्म। लोगों को कल्याणकारी मार्ग जो है, ये बताने के लिए आपको हर 3 दिन में जाना पड़ता है। वर्षा हम्म। ऋतु में ये होता है कि बारिश की वजह से नदी-नाले ये बहने शुरू होते हैं, पहाड़ों में भी पानी बरसते रहता है, तो हम्म। आप यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसीलिए आपको एक जगह पे वर्षा ऋतु के टाइम में 3-4 महीने में आपको एक जगह पे रुकना है। तो इसके हम्म। ये रहने के लिए सम्यक संबुद्ध के टाइम में कोई जगह नहीं थी, मगर सम्राट अशोक के काल में, उसके बाद के टाइम में ये केव्स बनी, इसके लिए वहाँ पे रहना पड़ता है। तो आपने एक शब्द यूज़ किया था, जम्बूद्वीप। तो ये हाँ। जम्बूद्वीप का जो वर्णन है, हम्म। इसका जो लिखित स्वरूप है, आज हम्म। भी हमारे पास में महाराष्ट्र में कार्ला गुफा है। अच्छा। लोनावला, ये मतलब ये जगह है लोनावला, जो कि फ़ेमस है, हिल स्टेशन है। इसके हम्म। पास में एक केव है, कार्ला केव, उसमें हम्म। लिखा हुआ है, ये हम्म। इंस्क्रिप्शन है कि इस जम्बूद्वीप में सबसे अच्छा विहार मैं यहाँ पे दान दे रहा हूँ, एक सृष्टि का दान है वहाँ पे। अच्छा। तो ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये ओके। मुझे इसके आपने अच्छा वो वर्ड यूज़ किया, तो ये ठीक। बताने के लिए मुझे आनंद हो रहा है कि हमारे बगल में ही है। हार्डली अच्छा। मेरे अच्छा। पास से डेढ़ 2 घंटे पे वो केव है। ठीक। मेरा, तो हाँ, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर सवाल पूछता हाँ, हूँ। तो ये हमारे पास में तो राजाश्रय तो है नहीं। लोकाश्रय का भी अभाव है, क्योंकि लोगों को आज भी बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले मैं बोल रहा हूँ। हाँ। बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोगों को आज भी वर्षावास किसमें कहा जाता है, कहाँ पे रहते हैं, क्यों करते हैं, ये मालूम नहीं। तो फिर ये हम्म। केव के बारे में, इसके फिलॉसफी के बारे में, इसके तत्वज्ञान के बारे में, इसमें छुपे हुए जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये 3 एंगल से हमें ये केव की तरफ भी देख सकते हैं। नो डाउट कि वो इट ठीक। इज़ अ रिलिजियस प्लेस, बट यू कैन सी इन द दिस फॉर्म आल्सो आर्ट, आर्किटेक्चर हाँ। एंड हिस्ट्री, ये तीनों ओके। एंगल से आप देख सकते हैं। लेकिन तो क्या बुद्ध आपको के समय ऐसा तो सर कोई रिलीजन था नहीं ना। बुद्ध के नहीं, समय तो बुद्धिज़्म धम्म क्या, था। धम्म हाँ, था धर्म बस। ही था।
मैं हाँ, ये धम्म चीज था। क्लियर धम्म करूं कि जब मतलब 1840 में जब जो धम्म लिपि है, जब उसका ट्रांसलेशन करवाने के लिए जो अंग्रेज गए, क्योंकि अंग्रेजों को तो पता नहीं था, तो अंग्रेजों, हाँ, जो भारत में उस समय जो पढ़े पढ़े लिखे लोग थे वो ज्यादातर ब्राह्मण थे, तो वो उन्हीं के पास गए। एग्जैक्ट तो वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट। धम्म का धर्म हो गया, जबकि धम्म का मतलब पाथ होता है, रास्ता होता है, और धर्म का मतलब रिलीजन होता है। नेचर्स लॉ जिसे हमें बोलते हैं, हाँ, तो नेचर्स लॉ। ये चीज हमें समझनी चाहिए। बुद्ध और उनका हाँ धम्म, बाबा साहब ने धर्म नहीं लिखा है, बुद्ध और उनका हाँ, धम्म धम्म लिखा है। हालांकि कई कई धम्म जगह धम्म। वो धर्म के तौर पर उसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध के समय में भी धर्म नहीं था, पंथ हुआ हाँ करते बिल्कुल, थे। पंथ पंथ, हाँ मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। हाँ। ये पंथ के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अपने किताब में हम्म। बुद्ध एंड इज धम्मा के बुक में, ये हम्म। 62 पंथ थे वहां पे, ये हम्म। तत्वज्ञानी थे, हम्म। फिलोसोफर्स थे। ये हाँ। फिलोसॉफी अपनी बताने के लिए कोशिश करते थे। मैंने अभी जैसे बोला कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ये वाज द पायनर, कि इन्होंने ये केव आर्किटेक्चर के इंट्रोड्यूस करके दिया है जम्बू द्वीप को। हम्म। तो ये पहली केव आप हमारे यहाँ पे गया से बगल में ही बाराबर केव है जो है, हम्म। ये अपने भारत की पहली केव है। यहाँ पे आजीविक पंथ जो था, हम्म। आजीविक पंथ को इन्होंने ये पहली केव डेडिकेट की थी। ठीक। आजीविक पंथ, तो ये पंथ थे, ये हाँ। फिलोसोफर थे, ये हाँ। कल्ट थे, ये इनको इन्होंने दिया हुआ था। ये मैं पहला अपने इसकी इसकी रेफरेंस वहां पे मिलती हाँ, मैं इसका थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं, लेकिन इसको रिलेट मत कीजिएगा। कल्ट जैसे बाबा राम रहीम है, तो उसका एक कल्ट बन गया, वो भले ही उसके कर्म चाहे जैसे भी हों, लेकिन मैं आपको है। समझाने के लिए बता रहा हूं कि उस तरह के लोग हुआ, उस मतलब उस तरह के नहीं, उस उनसे काफी अच्छे सुपीरियर, काफी अच्छे समझदार, नैतिकता, ज्ञा, नैतिकता। ज्ञानी और नैतिकता जिनके अंदर होती थी, उस तरह के लोग हुआ करते थे। लेकिन आज के तौर पर जैसे बाबा राम रहीम हो गया, बाबा आशराम हो गया, इनको तो खैर बाबा भी क्यों ही कहा जाए, या सदगुरु हैं, तो इन्होंने क्या अपने तरह के कल्ट बना लिया है। इस तरह हाँ, के ग्रुप्स हुआ करते थे उस समय। अब इनको आप धर्म एग्जैक्ट। नहीं कह सकते, वो धर्म हाँ, नहीं ये हुआ धर्म नहीं करते थे, थे, वो पंथ कह ये सकते धर्म हो नहीं आप थे। उसको, कल्ट कह सकते हो आप हाँ, उसको, कि एक एक हाँ, हाँ, विचारधारा या एक एक तरह की समझ को हाँ, मानने वाले लोगों का समूह हुआ करता था वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो ऐसे 62 पंथ थे, 62 पंथ थे, ऐसे खुद बाबा साहेब अपने किताब में हाँ। लिखते हैं। और ये ठीक। हुआ करते थे, जिसमें से एग्जिस्ट करते थे आजीविक पंथ, ये हम्म। था, ठीक है। इसमें आजीविक पंथ और 2 श्रमण पंथ थे, हम्म। श्रमण थे। तो श्रमण पंथ आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो बुद्धिज्म है, हाँ। दूसरा कौन है? तो जैनिज्म है। जैनिज्म, राइट। ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें हाँ। से निकल के बाद में के जो भी आए, जिन्होंने हाँ। एडॉप्ट किया हुआ है, तो उसके जो बदले हुए स्वरूप है, जो आज भी हमें समाज में दिखाई देते हैं। तो अच्छा, नो डाउट। हाँ, बोलिए यहाँ पे बोलिए। एक और चीज मैं क्लियर करूं दर्शकों के लिए, कि उस समय के जितने भी विद्वान जो लोग थे, उन सभी ने बुद्ध के ज्ञान के आगे खुद को झुका दिया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बुद्ध का ज्ञान सर्वोपरि है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जितने भी कल्ट या आप उसको पंथ कह लीजिए, उन सब ने बुद्ध के ज्ञान को मान्यता दी थी। यहां तक कि जैनिज्म में महावीर का जिक्र आता है, उन्होंने भी बुद्ध के ज्ञान को मान्यता दी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और बामन जो थे, बमन जो जिसको हम लोग हम्म। कहते हैं, तो बमन मतलब आज जो कम्युनिटी हम लोग कहते हैं, तो उस टाइम में कम्युनिटी नहीं एग्जिस्ट करती थी। हम्म। आज हम लोग उनको कम्युनिटी में करते हैं, मगर वहां पे उस टाइम पे, जैसे हम लोगों ने बोला कि एक फिलोसोफर्स लोगों की एक समूह को, जो हम्म। अच्छे सोच रखने वाले लोग थे, उनको हम्म। कहा जाता। तो हम्म। खुद को भी बमन कहा गया है, बुद्ध हम्म। ने खुद को। बमन क्या हम्म। होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी में आती है। हम्म। आप हम लोग किताबें उठा के देखेंगे तो बहुत हम्म। सारे मिल भी थे। अच्छा, तो वो अभी ये आज भी बमन शब्द पाली भाषा का शब्द है। हाँ, बमन शब्द है पाली में लिखा। बमन का संस्कारित या उसका विकृत रूप ब्राह्मण है। ब्राह्मण, बिल्कुल। तो राइट। मैं ये और एक किताब दिखाऊंगा, ये और ओके। एक किताब दिखाने की बुद्ध कोशिश एंड करूंगा गंधार। मैं। ठीक। हाँ, बुद्ध एंड गंधार। तो ये सुनीता देवी द्विवेदी। द्विवेदी है। हाँ। तो द्विवेदी मतलब बमनी ब्राह्मण। हुई ना। हाँ, आज के तो तौर पे इन्होंने ब्राह्मण। हाँ। तो इन्होंने घूम घूम के क्या क्या निकाला। तो हाँ। ये पूरे देश में घूमी, भारत के बाहर गई। हाँ। ये फिर इन्होंने एक किताब लिखी। ये ओके। बहुत बड़ी किताब, मतलब इसका मतलब आप पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल। पढ़ेंगे तब पता।
मैं तो जितनी भी बमन किताबों के रेफरेंस सर दे रहे हैं वो सारी किताबों के लिंक्स मैं दे दूंगा। अब भले ही अगर पीडीएफ में अवेलेबल होगी तो वो भी दे दूंगा, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उनको डाउनलोड करके या फिर खरीद के। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये फिलॉसफी मतलब बताने वाले लोग थे, तो इन्होंने ये बताने की कोई कोशिश की, क्योंकि हम लोग भटकने वाले लोग थे, भटकने हम्म। वाले समूह थे। तो फिर जब हम लोग साइंस लेके फिर हम लोग जब कल्चर्ड होने की शुरुआत थी, तो उस टाइम पे ये ज़रूरी थी कि आदमी को एक-दूसरे से रहने के लिए कैसे बिहेव करना चाहिए, हम्म। कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे उठना-बैठना है या ये कैसे करना चाहिए, इसकी ये फिलॉसफी बताने वाले सबसे पहले सम्यक संबुद्ध थे। तो मानवीय कल्याण के लिए जो पहले सबसे बेटर था, तो मध्यम मार्ग बताने वाले कौन थे? तो ये सम्यक हम्म। बुद्ध थे। तो इनकी जो फिलॉसफी महाराष्ट्र में आई, तो ये पहली बार आई, हालाँकि बुद्ध के टाइम में ही आई, तो हम्म। ईस्वी सन के 6वीं सदी में ही ये यहाँ पे आई और उसके वजह से हमें हमें मतलब महाराष्ट्र के बगल में मेरे यहाँ से हार्डली 1 घंटे के अंतर पे वो जगह है जहाँ पे सम्यक संबुद्ध का भिक्षा पात्र आया था यहाँ पे, ओके। पहली बार। वो मेरे यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है जिसको हम लोग सोपारा कहते हैं। ओके। सोपारा ये इंटरनेशनल पोर्ट था उस टाइम पे, हम्म। जब सम्यक संबुद्ध हुआ करते थे। यहाँ से एक व्यापारी गए थे, श्रेष्ठी गए थे जिनका नाम पुन्ना था। हम लोग हम्म। जब अपनी किताबें ढूँढेंगे अपने हम्म। बुद्धिस्ट साहित्य में, तो हम्म। आपको ये मिल जाएँगे। तो ये यहाँ से गए थे जो कि अ, आपको अगर पिछला स्वरूप अगर मुंबई का मालूम होगा, तो मुंबई को 7 आइलैंड थे। हम्म। 7 आइलैंड को जिनको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, तो ये बेट हुआ करते थे। तो इनको एक साथ करके फिर ये बम्बई हुई है, जिसको हम लोग आज की मुंबई बोल रहे थे। तो हम्म। 7 भागों में ये थी, ये छोटे-छोटे टापू थे। तो इनको एक करके फिर वो बाद में मुंबई बने। क्या मुंबई बनी। तब हम्म। सोपारा ये इंटरनेशनल पहचान मिला हुआ एक शहर था। तो ओके। ये जगह पे बुद्ध आए थे, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं और बुद्ध का भिक्षा पात्र आया हुआ था। तो इसका भी जो सोपारा है, यहाँ से जो हम्म। पुन्ना गए थे, तो पुन्ना ने पहली बार बुद्ध से श्रावस्ती में धम्म समझ के लिया। फिर यहाँ पे वो खुद आए वापस अपनी जन्मभूमि में और फिर उन्होंने पहली बार 6वीं सदी में यहाँ के लोगों को ये बुद्ध धम्म की पहचान कराई। जो अच्छा। आज के तारीख में जिनको हम लोग कोली बोलेंगे, तो वो हम्म। कोली थे क्योंकि यहाँ के रहने वाले जितने भी बाशिंदे थे, तो ये हम्म। पहले के कोली ही थे और हम्म। बुद्ध की माँ जो थी, तो ये कोली समाज से ही बिलॉन्ग करती थी। तो हम्म। यहाँ इंट्रोड्यूस भी वो कोली जो ट्रैवलर थे या जो श्रेष्ठी थे, उन्होंने हम्म। ही करके दिया। इसकी वजह से ये हम्म। पहली बार धम्म की पहचान मिली और वो हम्म। स्तूप आज किस हाल में है, तो वो बहुत जर्जर हाल में है। उसकी मैंने मेरे यूट्यूब पे मैंने वो सब उसका मतलब वो शूट करके डाला है। हम्म। तो इतनी जर्जर हाल में, तो ये हम्म। स्थिति है आज की तारीख में महाराष्ट्र में जितने भी मिले हुए मतलब मुझे आनंद होता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसके ऊपर काम करने को मिल रहा है और मैं वो समाज वो पीढ़ी से बिलॉन्ग करता हूँ कि ये जब खड़ी हो रही है, जिसमें मेरा बहुत मतलब बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये हम्म। केव बचाने के लिए कोई मुहिम उसके पहले छिड़ी हुई नहीं थी। हम्म। एका-दुक्का कर रहे थे। मगर जो हाँ। हम लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ करके हम लोगों ने जो काम किया, उसके हम्म। वजह से हम लोग इतना मतलब काम कर चुके हैं आज की तारीख में 8-10 सालों में इतना बड़ा काम कर चुके हैं, उसके लिए मुझे बहुत हम्म। आनंद हो रहा है कि ठीक। हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। तो हम्म। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली मुंबई में, तो इसको हम्म। संजोने का काम कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये मैं खुशी मतलब ये कर रहा हूँ कि ये हमारी जो छोटी-सी संगठन है, सम्यक हम्म। सांस्कृतिक संघ, इससे हम्म। हम लोग लोगों को जाके ये बताने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग लोगों को लेके जा रहे हैं केव्स के ऊपर और उसकी नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों को। ठीक, उनके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये हमारी विरासत है और उसको किस तरीके से समझना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं, जो कोली जो है आप इसको जाति से मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि बुद्ध के समय में जातियां नहीं हुआ करती थी, वंश हुआ करते थे। वंश हुँ, में और जातियों में फर्क होता है। जैसे मौर्य एक बिल्कुल। वंश है, कोली हुँ, एक वंश है ना? तो इसको हुँ, जाति से मत कंपेयर कीजिएगा आज की डेट में, क्योंकि हम लोग हर चीज जाति के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने हाँ, हाँ, ठीक। हाँ। सर मेरा आपसे आखिरी एक सलाह या फिर मशवरा, जैसा भी आप चाहें, जो भी आप समझें, आप जो आज का जो यूथ है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एकदम आखिरी चरण में है हमारा इंटरव्यू। देखिए सर ऐसा है कि मैं उसके ऊपर आने ही वाला था हम्म। कि पूरे भारत में
कितने केव्स है अगर उसको देखेंगे, तो पूरे भारत में 1200 केव्स है। पूरे भारत में 1200 केव्स है। और ये महाराष्ट्र में वो कितनी केव्स? जो मिल चुकी हैं उन केव्स की बात हो रही है। अभी हाँ, पता नहीं ये बहुत सारी नई भी हाँ, मिली बहुत होंगी। सारी अननोन है, बहुत सारी चीज़ें अननोन है आज भी। हुँ, क्योंकि ये अ, मतलब मट्टी में दबी हुई थी या जो हुँ, सामने दिखी, तो वो मिल रही है। तो लगभग 1200 के आस-पास जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो लोगों को नॉलेज में है, जो हुँ, हमारी जो एएसआई है, वो मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ों की देख-रेख नहीं कर रही है, मगर बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स तो उसकी प्रिज़र्वेशन कर रही है। तो हाँ, 12 से केव टोटल अपने भारत में है, हुँ, उसमें से अकेले महाराष्ट्र में 1000 केव्स है। ओके, हाँ, तो हमें बहुत बड़ा बहुत मतलब ये फ़ील गर्व होता करता हूँ हो। कि हाँ, तो उसको बचाने के लिए मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो 1000 केव में से सबसे पहली 1200 में से सबसे पहले केव तो बनी अपने बाराबर 12 जो है, बाराबर केव जो है उसके ऊपर हाँ, बनी। फिर उसके बाद में जो महाराष्ट्र में बनी तो वो मैंने जो लोनावला बोला, तो उसके हुँ, बगल में भाजा केव है और उससे एक ही टाइम में, एक ही सेंचुरी में बनी हुई जो केव है भाजे केव्स और हुँ, पितलखोरा केव्स। पितलखोरा हुँ, केव्स इसको मैं बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि वो 70% केव जो है पूरी नष्ट हो चुके हैं, 30% केव अभी अच्छा, बची हुई है, हुँ, 70% वो नष्ट हो चुकी है। हुँ, तो 30% जो बची है उसके ऊपर मैं अभी किताब भी लिख रहा हूँ अच्छा, उसके ऊपर लोगों को उसकी समझ देने के लिए या उसका जो कुछ मतलब हिडन ट्रेज़र थी उसकी, हुँ, तो उस टाइम में वो कैसी थी, वो उसके उत्कर्ष के काल में वो कैसी दिखती थी, उसको बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, तो जो 30% अभी बची है, तो वो कैसी हुँ, थी, क्या है? मैं अभी 23 तारीख को मैं लोगों को वहाँ पे लेके गया था। हमें अच्छा, हमें पता है कि अजंता आपको सब लोगों को मालूम होगा कि अजंता फ़ेमस है, एलोरा फ़ेमस है, मगर उसके बगल में ही 70 किलोमीटर पे ये औरंगाबाद से 70 किलोमीटर दूरी पे ये पितलखोरा केव। तो इसको हाँ, बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये केव्स बहुत जर्जर हाल में है, तो इसको मैंने अभी पिछले मतलब अभी अप्रैल में 2 साल होगा पूरा मतलब 1.5 साल तो कंप्लीट हो गए, 2 हुँ, साल पूरा होगा कि उसके ऊपर एक पैनल पड़ा हुआ था, हुँ, जो 1958 और 59 में खुदाई हुई थी। खुदाई हुँ, मतलब वहाँ पे डेब्रिस गिरी हुई थी, मट्टी गिरी हुई थी, तो उससे निकालते समय एक पैनल मिला था, जिसको हम लोग चैत्य गवाक्ष का पैनल बोलते हैं। मैंने उसके ऊपर हुँ, एएसआई को दिल्ली, महाराष्ट्र और जो लोकल जो औरंगाबाद सर्कल है, उन तीनों को भी लिखा हुआ था। यो पैनल 10 साल से नीचे गिरा हुआ है, जो कि जब वो हुँ, खुदाई हुई, तब वो अच्छे हाल में मिला और उसके हुँ, बाद में ये इनके जो एएसआई जो है, इनके क्या कहते हैं, इन्होंने उसका प्रिज़र्वेशन उसको ध्यान नहीं दिया उतने देख-रेख अच्छे से। हाँ, उन्होंने ध्यान नहीं देने की वजह से वो पैनल नीचे गिर गया। जो ओके, और वो अभी क्रैक होके अभी वो बिखरा हुआ है। तो हुँ, उसको उठाने के और उठा के खड़ा करने के लिए मैं पिछले 1.5 साल से मतलब उनको मेल पे मेल कर रहा हूँ, उनके कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, मगर उन्होंने हुँ, अभी तक उसको प्रिज़र्वेशन नहीं किया। हुँ, वही जगह पे और एक इंस्क्रिप्शन है, जो केव का फसाड होता है, तो फसाड के ऊपर जो डेकोरेटिव जो जगह थी, तो हुँ, उसके ऊपर से एक पत्थर गिर गया जिसको हम लोग हुँ, लूज़ बोल्ट कहते हैं। तो उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन थी। तो हुँ, इंस्क्रिप्शन हमें ये मिलती है कि महाराष्ट्र में भी जितने भी केव्स हैं, उनमें कहीं पे हुँ, भी ये इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है कि एक जो आर्टिस्टन था, उसका उसका डोनेशन था। ये आर्टिस्टन का कभी भी कहीं पे भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो वो आर्टिस्टन का एक इंस्क्रिप्शन था। तो वो आर्टिस्टन्स का जो इंस्क्रिप्शन है, वो भी ऐसे खुले में पड़ा है। मैं वो केव के ऊपर 15-16 2015-16 से जा रहा हूँ, मगर उसको भी बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। मगर उनके ऊपर भी मैंने मेल लिख के उनको बताया, उनको समझाया हुँ, कि ये प्रिज़र्व होना चाहिए, उसको आप ढक सकते हैं, हुँ, फाइबर ग्लास से कवर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कोशिश नहीं कर रहे इन लोग बचाने के लिए। ऐसा ठीक, ही स्थिति पूरे भारत में हो रही है। तो हाँ, ये जो पूरी अपनी जो धरोहर है, हुँ, इसको बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वो मैं पूरा वापस से कोट बोलूँगा कि बाबा साहब कोट करते हैं कि माय पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू एस्टैब्लिश बुद्धिज्म इन इंडिया। तो ये राइट, बाबा साहब किनके ऊपर ये ज़ोर दे रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है, इनके ऊपर हुँ, ये उनकी सब मतलब वो उनको सोच रहे हैं और उनको मद्देनज़र रख के वो कोट कर रहे हैं।
तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है, इन्होंने ये अपनी धरोहर बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये अपनी खुद की ज़िम्मेदारी है। ये आपको कोई बताने वाला नहीं कि आप जाओ, ये बचाओ, ये करो, ये एग्जैक्टली। कोई बताने वाला नहीं। ये खुद की ज़िम्मेदारी है, ये हमें करनी चाहिए। आपको हम्म। जिस भी ढंग से मतलब आप लिख सकते हैं, तो आप लिख के ये धरोहर बचाने के लिए कोशिश करें। आप हम्म। आपका नॉलेज शेयर करके इस धरोहर को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो आप ये धरोहर को आपके पैसों से, आपके नॉलेज से, आपके हम्म। मेहनत से, आप अपना श्रमदान देके किसी भी एंगल से आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप तन जैसे कि मन धन जिसका भी प्रयोग कर सकते हो उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन अपनी विरासत को सहेज के रखने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की होती है। वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ का हो, ये किसी भी देश का हो, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी जो पहचान है वो आपके पुरखों से है, आपकी जो पहचान है वो आपकी सभ्यता से है, जिस सभ्यता से आप बिलोंग करते हो, अगर वही नष्ट हो जाएगी तो आपकी पहचान क्या रहेगी? एक आइडेंटिटी क्राइसिस से आप जूझोगे। आज की डेट में जूझ भी रहे हैं। हम लोग चमार हैं, हम लोग डोम हैं, हम लोग भंगी हैं, हम लोग महार हैं। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ, हमारी बिल्कुल, आइडेंटिटी है, हम बुद्ध सभ्यता से बिल्कुल, बिलोंग करते हैं, हमारे पुरखे बुद्धिस्ट बिल्कुल, थे। हमारे हमारे जहन में है, हमारे हमारे शरीर में जो खून है उसमें हमें सम्राट अशोक और बुद्ध से पहले भी जो बुद्ध रहे होंगे उनका खून हमारे रगों में दौड़ता है। तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज को समझना चाहिए। ये युवा पीढ़ी है, जो मेरे जैसे जो नौजवान जो लोग हैं, मैं उनका जिक्र उनसे दरखास्त करता हूं हमेशा जहां पर भी होता हूं कि आप लोगों को ये सभ्यता को संभालना पड़ेगा, इसका संरक्षण करना पड़ेगा। और सर जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अपने बाकी अपना जो निजी पेशा है उसको छोड़कर भी वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो आप जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करें, लिखने में, पढ़ने में, डिजिटल मार्केटिंग में, वीडियो क्रिएटिंग में, वीडियो एडिटिंग में, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर सकते हो उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैं अभी आपका शुक्रिया करूँगा क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो आप भी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, आपने ये प्लेटफ़ॉर्म खुला करके दिया कि हम्म। महाराष्ट्र में जिस ढंग से काम कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं। हम्म। बाबा साहेब ने जो आपकी ज़िम्मेदारी दी, तो वो ज़िम्मेदारी आप इस एंगल से कर रहे हैं कि हम लोग जो हाँ, काम कर रहे हैं, ये वो स लोगों के लोगों तरफ तक लेके पहुंचे। जाने की हम्म। हाँ, पहुँचे। तो ये मैं आपके चैनल और आपका मौर्य जी, आपका शुक्रिया करूँगा और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनका भी शुक्रिया करूँगा कि आपने देखिए हमारे बुद्धिज़्म में सबका बुद्धिज़्म है, हम्म। एक विशिष्ट वर्ग का नहीं है, सबका है। हम्म। मानवीय कल्याण के लिए ये बुद्धिज़्म है, तो ये सिर्फ़ भारत ठीक। के लिए है या ये विशिष्ट वर्ग के लिए है, ऐसा नहीं हम्म। है, पूरे मानवीय समाज के लिए है। हम्म। तो ठीक। ये इसके लिए ज़रूरी है और इसको बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो अभी समझो हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक सर। छोटा-सा चैनल है पांथस्थ करके। तो बोलिए ये बोलिए। पांथस्थ हाँ, तो वो पांथस्थ चैनल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिनको फाइनेंशियली जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, हाँ। जिनकी जिनकी मतलब इस ढंग से कैपेसिटी नहीं है कि वो जा नहीं सकते, हेल्थ वाइज़ उनकी हम्म। प्रॉब्लम है। जैसे कि हम्म। हम लोग अभी बहुत मतलब उसका आधुनिक उसका भी मैं ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग देखें। आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनको उनके साथ आप लोग वो लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी हमारी बुद्धिस्ट जो विरासत है वो समझें, उसके उनको दर्शन टाइप का कह सकते हैं हम कुछ भी। जैसे कि हम लोग मतलब जिन लोगों को फिज़िकली जो हमारे धरोहर के पास नहीं जा सकते, कि जो हम्म। फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज़ जो लोग जा नहीं सकते, तो हम्म। उनके लिए हम लोगों ने छोटा-सा प्रयास करके पांथस्थ ये यूट्यूब चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग शूट करके उसका आज की स्थिति और उसके वर्तमान स्थिति और इतिहास की स्थिति, इसका हम्म। अवलोकन करके हम लोग उसकी जानकारी देते हैं, जो कि अपने लोगों को जो जा नहीं सकते, इनके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। ये हमारा छोटा-सा एक प्रयास है, ताकि ठीक। लोगों के पास ये मॉन्यूमेंट हम लोग लेके जा सकें। तो ये इस तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो जो जा नहीं सकते, उनके लिए ये प्रयास है। मगर जो यंग पीढ़ी है, जो नए जनरेशन है, तो उन्होंने खुद वो जगह पे जाके वो समझ के लेनी चाहिए। ये हमारा हाँ। अभी महाराष्ट्र में इस तरीके से काम चल रहा है, जैसे हम लोग स्टडी टूर लेके जा रहे हैं, वैसे ही स्टडी टूर में आप किसी स्टडी टूर में आइए। जैसे कि हम्म। हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी, तो हम लोग एलोरा और पितलखोरा केव के ऊपर गए थे। जिस हम्म। जगह पे 4 लोग भी नहीं जा रहे थे, वो उस जगह हम लोग 200-200 लोग लेके जाके उनको नॉलेज शेयर करें। तो ये ओके। इस ढंग से काम कर रहा है। जैसे आप फ़ेसबुक पे हम लोग को फ़ॉलो कर सकते हैं।
यूट्यूब पे जैसे मैंने पांथस्थ ये क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तन, मन, धन जिस ढंग से, जिस हम्म। तरीके से धरोहर को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, उस अपना-अपना योगदान दीजिए। यही मैं आगे वाले जो नए जनरेशन को बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मेरा इसमें एक प्रश्न था, मेरे जहन में पहले भी था कि जो बुद्धिस्ट महासोसाइटी है या इसके जैसे और भी संगठन है ना, भिक्षुओं का संघ है, ये इन लोगों की तरफ से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जा रहा? नहीं, ये तो मतलब कहते हुए खंत हो रहा है कि हाँ, हाँ, जिनके लिए ये बना हुआ था भिक्षु हाँ, संघ के लिए, मैं मतलब हाँ, माफ़ी माँगूँगा आदरणीय भिक्षु संघ से, मगर इनकी पहल होनी चाहिए। इनका हाँ। ये पहल होना चाहिए था, मगर इनका पहल नहीं होने की वजह से ये हम्म, आज भी देखिए ये इनका ही है। इन्होंने हम्म, अगर साथ देंगे, क्योंकि चिवर को बहुत बहुत मुस मतलब वैल्यू है चिवर को, बहुत हम्म, बड़ी उसकी अहमियत है। क्योंकि अगर चिवर पहने हुए भिक्षु जाएँगे तो सब राजा भी अपना जो अपना मुकुट था या जो पगड़ी थी, तो वो उनके सर निकाल के उनके पैरों पे रखते थे। इतना उ हम्म, उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर वो पहल करेंगे तो ये और अच्छे तरीके से गतिमान होगा। मगर ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जैसे ये मातृ संगठन है, हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा। अभी आज कुछ सालों में उनका काम इस तरीके से इस तरफ में उनका झुकाव हो रहा है और ये अभी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी जयंती जो हम लोग हम्म, चैत्य भूमि जी आज बोलते हैं दादर में, तो हम्म, वहाँ से हम लोग ने सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती 2 बार हम लोगों ने वहाँ से सेलिब्रेट की थी। जो भारतीय बौद्ध महासभा और 1-2 संगठन मिल के हम लोग ने एक साथ में मिल के हम लोग ने की। तो हम्म, अभी ये कुछ सालों में ये हो रहा है, मगर ये बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, वो हो रहा नहीं है। ये ठीक। बहुत स्लो चल रहा है, मगर अच्छा है, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस ये जो कहते हैं, हम लोग आहिस्ते-आहिस्ते प्रयास कर रहे हैं और खैर, चल रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि वक्त बदल गया है। अब आपको समय के हिसाब से अपनी स्पीड में मॉडरेशन लाने पड़ेंगे। समय के हिसाब से आपको अपनी 100 की स्पीड पे भी लेके जाना पड़ेगा और 20 की स्पीड पे भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रोड होता है उस पर सिर्फ या तो आप 20 की स्पीड से नहीं चला सकते गाड़ी, ना ही 100 की स्पीड से चला सकते हो। मॉडरेशन इज द की। तो नहीं, आपको आपको जो रफ्तार है, वो रफ्तार तो पकड़नी ही पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी हाँ। ये टाइम में पिछली सदी में ये था कि पिछले जो हमारी जनरेशन थी, उनके हम्म। पास में कनेक्टिविटी के लिए हम मोबाइल नहीं थे। हाँ। मतलब आरटी ये खुला नहीं था। तो हमारे हम्म। टाइम में हमारे जनरेशन में ये हो रहा है, ठीक है? हाँ। ये हो रहा है तो इसके ज़रिए हम उसका लोगों तक ये सब सदुपयोग बहुत कम है, लेकिन जो सही डायरेक्शन में जो यूज तो होना हम चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन खैर, मेरा अगला प्रश्न आपसे आखिरी प्रश्न है। वैसे तो खत्म हम लोग करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किए क्योंकि ये हमारी कुछ बातें रह गई थी। तो आप सरकार से, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उसकी एजेंसियां हैं, एएसआई है ना, इसके अलावा और भी कई एजेंसियां होंगी, उनके उनसे आप किस तरह की मदद चाहते हैं? देखिए सर, अभी जितने भी ये मॉन्यूमेंट है, बुद्धिस्ट हाँ। मॉन्यूमेंट, ये उनका जो रूल है, हाँ। ये रूल में फँसा हुआ है। ये रूल में फँसे हुए हैं। हम्म। तो लिविंग मॉन्यूमेंट और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट इसमें फँसा हम्म। हुआ है। बुद्धिस्ट हम्म। जो मॉन्यूमेंट है, ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में फँसा हुआ है। क्योंकि अच्छा। हमारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ बंद हुई थी। हम्म। भिक्षु संघ वहाँ पे एक्टिव नहीं था, तो नॉन लिविंग में ठीक। वो पकड़ रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो जितने भी नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, तो वो उनके अंडर में गई, ठीक है? अच्छा। तो दूसरे संप्रदायों ने एन्क्रोचमेंट करके कुछ बुद्धिस्ट हम्म। मॉन्यूमेंट अपने में अ, अ, अप उनका उनका उसके ऊपर हक जमा के रखा है, तो हाँ। वो लिविंग मॉन्यूमेंट में हुआ। तो जैसे था वैसे ही रख के जिनके हाथ में है, उनके हाथ में रख दिया उन्होंने। हम्म। तो हमें आज भी अपने रिलीजियस जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, वो करने नहीं दे रहे। जबकि हाँ। संविधान में है कि बुद्धिस्ट अपने इस जगह पे जाके कर सकते हैं, मगर हम्म। राजाश्रय नहीं होने की वजह से ये करने नहीं ठीक। देते। जैसे कि ठीक। हम लोग जब जाते हैं, तो चैत्य गृह जिसको बोलते हैं, केव्स में हम हम्म। लोग जाएँगे तो 2 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम्म। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंगल से देखने जाएँगे तो 2 मेन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो चैत्य गृह हाँ। जिसमें पूजा अर्चना होती थी, जिसमें हम्म। शारीरिक धातु रखे जाते थे और हम्म। एक तो था विहार,
ठीक है। वहाँ विहार में तो भिक्षु संघ खुद रहा करता था और चैत्य गृह में उसका बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती थी, या वो जो बनते थे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती। तो ये बड़ा रिलीजियस प्लेस था। तो उसके अंदर में आज भी लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से चप्पल जूते पहन के सीधे अंदर चले जाते हैं। हर एक की श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जगह है, जैसे कि मंदिर है, दरगाह है, जो भी कोई हो अपने अपने मजहब की, तो उसके लिए उनकी उनकी जगह है। तो वैसे ही बौद्धों का चैत्य गृह हुआ करता था, तो उसमें भी चप्पल जूते पहनकर मत जाइए, ये बताने की जिम्मेदारी अगर उनके उनके अंडर में है, अगर एनएसए के अंडर में है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उन्होंने ये जो प्लेस है, सेक्रेट प्लेस है बौद्धों का, उसके ऊपर ये नोटिस लगाने की जरूरत है। मगर ये हमें कानून दिखाते हैं, कौन सा? नॉन लिविंग कानून दिखाते हैं। ये सर, तो फिर वो दिल्ली से महाराष्ट्र तलक वो सब दिखाते हैं, या लोकल बॉडीज भी हो वो भी दिखाते हैं। ये नॉन लिविंग एक्टिविटीज में आते हैं। मगर हमारी वहाँ पे शारीरिक धातु थे ना, अरंत बनते की वहाँ पे शारीरिक धातु देते हैं, ये हमारे रिलीजियस प्लेस। तो ये सब जगह पे हो रहा है और ये एक ही चश्मे से सब जगह देख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, ये अभी भी बोल रहा हूँ कि ये बौद्धों का है, इसलिए इस एंगल से मत देखिए। ये भारत भूमि की, भारतवर्ष की, ये इतनी बड़ी धरोहर की, ये अभी विरासत है, 2000 2000 साल की मॉन्यूमेंट है, इसको इस एंगल से देखिए, उसको उस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये उनकी नहीं है करके ये प्रिजर्व नहीं कर रहे, ये बौद्धों की इसलिए प्रिजर्व नहीं कर रही। ये तो बहुत बहुत जगह पे हो रहा है। जैसे कि मैं बंबई में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसको कनेरी बोलते हैं हम लोग, कनरगिरी जिसको बोला था, तो उसके ऊपर आज भी चैत्य गृह में सीधा सीधा पर्यटक, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, वो सीधे सीधे उनमें चप्पल जूते लेके जाते हैं। मैं यहाँ से जब भी जाता हूँ तब बोलता हूँ, अभी अथॉरिटी ने वो करना चाहिए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने करना चाहिए, अगर नहीं तो हमारे जैसे संगठन है जो कर सकते हैं। हम लोग हर दिन जाते हैं, हमारे कोई ना कोई बाशिंदे वहां पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं, जब वहां पे देखते हैं तो हम लोग को दे दीजिए, या हम लोग वॉलंटियर की तरह हम लोग देखेंगे, या हम लोग आप हमारे पैसों से वहां पे नोटिस लगाएंगे कि आप जूते चप्पल पहन के मत जाइए, या जो भी हिस्ट्री है ये केव की, वो बताने के लिए हम लोग उसके ऊपर लिखना चाहिए हमें। मैं तो फॉलो करता हूँ कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, या अफ़गानिस्तान का ये पूरा, ये जो हमें पहली बुद्ध की मूर्ति मिली, ये गंधार में पहली मिली है, जो हम लोग आज भी पूछते हैं। आपके पीछे में भी जो बुद्ध की मूर्ति है, सम्यक संबुद्ध की, वो गंधार में मिली हुई थी। जो कनिष्क राजा थे, उनके काल की है। तो ये फर्स्ट एडी की बनी हुई मूर्ति है जो आपके पीछे में है, जिसको इंडो ग्रीक फॉर्म में बोला जाता है। तो पहली मूर्ति हमें तो वहाँ पे मिली ना। तो आज भी कंधार में अफ़गानिस्तान है, बहुत अच्छी तरीके से संजो के रख रहे हैं उन लोग, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ रहा है वहाँ पे। टूरिज़्म की वजह से तो महसूल भी जनरेट हो रहा है ना, फाइनेंस भी आ रहा है वहाँ से। एक पूरी इकोनॉमिक गतिविधियां वहाँ पे घूमने लगती। हाँ, तो ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये आज की तारीख में, आज कोई भी आप देखिए उठा के, तो जो ये फॉलो कर रहे हैं, जो आर्ट आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको देखिए ना, उनके यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे ये जनरेट हो रहा है अभी। ये अभी कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो स्कल्पचर्स है तो गंधार में है, पाकिस्तान में है। उन्होंने अभी बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है, तो वहाँ पे चल रहा है। मगर हालाँकि ये बहुत बड़ा दुःख खेद के साथ में बताऊँगा, क्योंकि भारत में नहीं हो रहा है। ठीक, भारत में नहीं हो रहा है। अच्छा, ये होना ज़रूरी है। इसमें मेरा एक प्रश्न ये भी है कि क्या जो बुद्धिस्ट जो नेशन है, जैसे जापान हो गया, है ना, इसके भूटान हो गया, इसके अलावा कई सारे हैं, क्या वो लोग भी इस तरह के काम में इंटरेस्ट लेते हैं? कुछ उनकी तरफ से कुछ आपको सपोर्ट दिया जाता है, या भारत में जो इस तरह के संगठन है उनको, या आपको इंडिविजुअली? नहीं, अभी तक हम लोग वहाँ पे गए नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी इतने साल के बाद में, 8-10 साल के बाद में रजत मौर्य सर के पास में पहुँचे। हमें 10 साल गए कि आप तलक पहुँचने के लिए, उत्तर भारत में पहुँचने के लिए। ये तो भारत भूमि के बाहर के लोग, मतलब जो है बुद्धिस्ट कंट्री तो अभी बहुत दूर है। तो ये मतलब हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है इसके लिए। तो मैं ये बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म से हमें ये जानकारी लोगों तक लेके जाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोग को मिला हुआ है। वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाए, जैसे कि बुद्धिस्ट कंट्री में जाए। अजंता सिर्फ़ एक ही है, यूनेस्को में केव जो है, ये एक ही है। वैसे एलोरा भी उन्होंने डाला हुआ है, मगर एलोरा में बुद्धिस्ट अभी तो मतलब ये जो सेलिब्रेट हुआ,
वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट हुआ, हाँ इसमें कहीं पे भी बुद्धिस्ट केव के लिए जगह नहीं थी। कहीं ओके पे भी बुद्धिस्ट केव के ऊपर उन्हें मतलब सेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसका वजह यह है क्योंकि एक भी केव वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं जा रही है अजंता छोड़ के। ओके उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, ये कहीं ठीक। पे हुआ नहीं। वैसे सर मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि आप जितना भी समय आपको चाहिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर इंडिविजुअली एक एक केव्स के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, आप अपना डिस्कोर्स रखना चाहते हैं, आप अपनी फाइंडिंग्स रखना चाहते हैं, रिसर्च रखना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म बना ही इसीलिए गया है ताकि हम लोग एक एकेडमिक बहस हम लोग रखें। एक जो जेन्युइन जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमारे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी किताबें, उनके उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी रिसर्च, वो सब हम जनता तक लेके जा सकें। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल, मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बहुजन समाज का है। तो आपके बिल्कुल। पास पूरे राइट्स हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। नहीं, नहीं, आप जितना भी क्योंकि आपको समय चाहिए, आप वीक में एक बार, आप डेली, मैं आपका हो तो मैं आपको इसका मैनेजर बना देता हूं, आप इसको यूज करें, आप जैसे यूज करना चाहें वैसे, मुझे कोई इशू नहीं बहुत है। बड़ा शुक्रिया, बहुत 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 क्योंकि शुक्रिया क्योंकि आपका। हम सबकी इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरीके से हम अपनी सभ्यता को बचाएं, जो कि लगभग बिल्कुल, खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। खत्म, खत्म, उसको खत्म। रिवाइव करने की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा साहब ने हमारे कंधों पे दी है। सिर्फ बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को भी समझना है। आरक्षण लेके सिर्फ बिल्कुल, नौकरी नहीं करने जाना है, नौकरी लगने के बाद बिल्कुल, समाज की तरफ लौट के भी आना है। तो ये, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके अलावा जब भी आप चाहेंगे, ये मोस्ट वेलकम है, आप मुझे बस एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस दिन हम लोग एक इंडिविजुअल आप केव के ऊपर भी डिस्कशन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इट्स ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके बिल्कुल, लिए अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वैसे तो पीपीटी प्रेज़ेंटेशन भी करता हूँ, मगर हम हाँ लोग आप देख रहे थे हम लोग का बहुत टाइम से चल रहा था, आज करें, कल हाँ हाँ करें, हाँ। क्योंकि हम्म हर संडे मैं कहीं न कहीं जाता हूँ। हर संडे पे आज भी मेरे साथ हम्म साथी लोग थे, जो मेरे हम्म फ्रेंड्स हैं, हम लोग जाते हाँ हैं। हर संडे हम लोग कोई तो एक केव कर रहे हैं, आज भी गए हुए हैं मेरे फ्रेंड, मेरे जो हम्म संगठन के लोग हैं, हम्म। जुन्नर में गए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा केव वहाँ पे थे। अच्छा। सातवाहन जो राजा थे, सातवाहन डायनेस्टी जो, हाँ। इनके बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे केव मिली है और 400 के आस-पास केव उनके टाइम में बनी थी। तो ये हम्म बहुत बड़ा मतलब महाराष्ट्र में बहुत सारे संगठन इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत संगठन कर सकते हैं। हज़ार केव हम्म। कितनी होती है? हज़ार केव कितने ठीक, केव्स हैं? बहुत हज़ार बहुत सारी। हज़ार हज़ार एक एक केव में बहुत सारे केव्स होते हैं ना, छोटे-छोटे केव्स होते हैं। हाँ। एक पकड़ के हज़ारों मतलब ऐसे सोचिए आप मतलब एक विहार फिर एक चैत्यगृह और उसके बाद में अनेक विहार। जैसे मैं पितलखोरा पकड़ के काम कर रहा हूँ, तो हम्म। पितलखोरा एक केव बनी है। ऐसे आप अच्छा। जो हम लोग बोल रहे हैं तो एक केव हुई, मगर एक केव में एक चैत्यगृह है, अनेक विहार है ना? हाँ। 13 केव्स है। पितलखोरा में 13 केव्स है। तो ऐसे हम्म। सोचिए कितने केव्स हैं। इसके ऊपर अभी काम करने के लिए कितना काम करना मध्य ज़रूरी प्रदेश के बांधवगढ़ में भी काफी सारे केव्स मिली हैं। है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कभी कभी तो कभी भी अगर आपका आना हो इस साइड तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, फिर हम बिल्कुल, साथ में विजिट करते हैं वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये जो चीज़ें हैं ना तो हमें हमारे ये जो एजुकेट होके ये एएसआई की जितने भी है जैसे कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ है आज की हम्म तारीख में, है ना? तो इसके ऊपर भी हमें स्टडी करके इसमें जाना चाहिए। हालाँकि इसमें कहा जाता है कि इसमें करियर नहीं है मगर करियर है। इसीलिए तो वो जो लोग हैं, जो जाके बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं कि कहते हैं कि ये हमारी है, तो वो क्यों हम्म जाके बैठे हैं? है ना? तो हमें हम्म भी पढ़ाई करके उस मतलब मैं तो अभी 48 क्रॉस कर चुका हूँ। तो हम्म। अभी और क्या करूँगा? तो मैं हर संडे में कहीं न कहीं जाके लोगों को हाँ। एजुकेट करता हूँ, बताता हूँ कि ये चलिए यहाँ पे, अच्छा, तो जो अगर आने वाली पीढ़ी है अगर किसी को आर्कियोलॉजिकल साइट्स में या आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में या प्रॉपर इस फील्ड के अंदर अगर अपना करियर बनाना है, तो किस तरीके से, कहाँ से वो शुरुआत करे? अब जैसे मेरी इंटरेस्ट तो है मेरा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से जाऊं, क्योंकि मेरा बुद्धिज्म का मैंने अभी तक फिलॉसफी उतनी नहीं पढ़ी जितना मैंने आर्कियोलॉजिकल चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अब बिल्कुल, इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन देने में प्रॉब्लम आती है, कहाँ से किया जाए। अब जैसे अभी मैं सर्च कर रहा था कि आर्कियोलॉजिकल की जो क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमास वगैरह कुछ अगर कराती है कोई, हाँ, तो एक वो तो है, महाराष्ट्र में एक डेक्कन बहुत करके सारी है। हाँ, डेक्कन कॉलेज की ही मैं बात करूँगा। डेक्कन हाँ कॉलेज में डॉक्टर शिकम तनवीर सर हैं, जो अपने ही हैं। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सारे हाँ लोग हैं, मैं बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ। इनका बहुत हाँ बड़ा रोल है, ये मुझे हाँ। यहाँ तक लेके आने के लिए। जैसे डॉक्टर श्रीकांत गणवीर है, कि हम्म जो डेक्कन कॉलेज में पढ़ाते हैं। जैसे कि
जो औरंगाबाद में संजय पाइकराव सर है, दमपल माशेलकर सर है, मैं जिनसे ये केव के बारे में जिनसे मेरे गुरु है ये इस फील्ड के, जैसे महेंद्र शेगावकर सर है, प्रदीप मैसेकर सर है, बहुत लोग हैं, अशोक तपासे सर है, भोसेकर सर है, बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ। ये बहुत अपनी-अपनी मतलब देखिए अपना-अपना रोल निभा रहे हैं इन लोग। एक एक मतलब ये अभी जो खड़ा हो रहा है महाराष्ट्र में, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ये छोटे-छोटे लोग आके काम कर रहे हैं, यूनिटी होके ये अभी बहुत बड़ा हम लोग चळवळ बोल रहे हैं। ये मुहिम चल रही है यहाँ। ठीक। तो ये आप अगर मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कभी आगरा से फ़ोन आता है, कभी आपके यहाँ से फ़ोन आता है, तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि वो वहाँ से देख के बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छा काम चल रहा है कि इसके ऊपर आपने मुहिम छेड़ी है। और छोटे-छोटे संगठन काम कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं हो रहा था। एग्ज़ैक्टली। पिछले पिछले सालों में कुछ भी नहीं हो रहा था, मगर मध्य प्रदेश अभी और तो ये छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के काम कर, हालांकि छत्तीसगढ़ में तो काम हो रहा है, सिरपुर का सिरपुर में हर साल वहाँ पे एक हाँ, सम्मेलन होता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मुझे सिरपुर में भी बुलाया था, जैसे कि नागपुर के हमारे सत्यजीत मौर्य सर हैं, तो वो हमेशा बुलाते रहते हैं, नागपुर से है, तो वो मुझे बुलाते रहते हैं, सिरपुर चलिए आप वहाँ पे भी देखिए। तो मैं आपके ज़रिए, आपके ये प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपने मतलब जितने भी भारत के लोग हैं, जो जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, उनको सबको आमंत्रित करूँगा, आप कभी भी महाराष्ट्र में ये केव्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिस्ट्री जानने के लिए कभी भी फ़ोन कीजिए, 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग या टीम हो, कोई भी, कभी भी फ़ोन कीजिए। मैं नहीं रहूँगा, मेरे दोस्त लोग रहेंगे, मैं तो आने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। आपको सबको इस ज़रिए से मौर्य सर के प्लेटफ़ॉर्म से मैं सबको आपको आमंत्रित करता हूँ, आप कभी भी आइए और ये अपनी धरोहर देखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि यहाँ पे भी आए, आप देखिए कि ये कितनी बड़ी आपकी मॉन्यूमेंट है, जो आखिरी स्थिति में है, या आखिरी साँसें गिन रही है। आप अपने आँखों से आके देखिए। मैं ये आपको आमंत्रित करता हूँ यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर देखने ही जाएं। आप कुछ भी किसी भी काम से जा रहे हैं, आप वो काम निपटाइए और एक दिन का एक्स्ट्रा समय निकालिए और फिर आप वहां जाइए, क्योंकि पर्टिकुलर आप टाइम निकाल के जाएंगे वो आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी काम से आप जा रहे हो, आप मुंबई जा रहे हो, नागपुर जा रहे हो, जहां पर भी आप जा रहे हो, एक दिन का समय निकालिए और जाइए और विजिट कीजिए, अपनी विरासत को देखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कुछ संगठन बनाएं या इस तरीके से आपके साथ जुड़ के हम लोग काम करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी सारी जगह हैं जहां पर की काम नहीं हो रहा है और उसकी कई सारी उसके क्लिपिंग्स या वीडियोस वगैरह हमें मिलते रहते हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश करूंगा और मेरी इच्छा है कि इसको हम एक अच्छे तरीके से इसको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं और काम करें, और ना सिर्फ इसको नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इसको लेकर जाएं, ताकि जो बाकी जो बौद्ध राष्ट्र हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि आपके बौद्ध राष्ट्र, अगर आप बौद्ध बनोगे तो आप ये बौद्ध राष्ट्र भी आपके साथ खड़े होंगे, तो वो हम लेकर जाएं और उन तक भी ये सारी चीजें पहुंचे जिससे कि वो हमारी मदद करें किसी भी रूप में, संसाधन में, पैसे से, उनके रिसोर्सेज से जो भी हैं, या उनकी फाइंडिंग्स के, उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे, किसी भी तरीके से अगर वो कर सकते हैं तो करें, ये अच्छा रहेगा। अन्यथा ये जो पूरी सभ्यता है हमारी, ये इसी तरीके से नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो चुकी है। और सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, कहाँ है पता नहीं, किसी को नहीं पता, है ना। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि सब कुछ है, जमीन के नीचे सब कुछ है, सब मिल जाएगा। सर मैं बताने की कोशिश करूंगा, हमारे जानकर मतलब आपने लोग जितने भी देख रहे हैं अभी, तो मैं एक बताने की कोशिश करूंगा। सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, दो शिलालेख, सोपारा मैंने जिसका जिक्र किया अभी, कि मेरे से 1 घंटे की दूरी पे 18वीं सदी में जो भगवान लाल इंद्र जी थे, इन्होंने ये जहाँ पे वो सम्यक बुद्ध का भिक्षा पात्र मिला, उस जगह पे ये फाइंडिंग हुई। तो इसके बगल में एक तालाब था। ये सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उसमें से एक शिलालेख, वो तालाब के नजदीक में, आप अगर अभी भी आप देखेंगे कि तालाब पे औरतें अपने बूढ़ी माँ या जितने भी औरतें हैं, वो कपड़ा धोने के लिए पत्थर पे रगड़ती है। ठीक है ना? तो कपड़ा अच्छी तरह से पिछले टाइम में ये होता था, अभी आज तो हम लोग मशीन में डाल अभी भी अगर आप चले जाइए बड़े बड़े धोबी घाट में तो इस तरीके से कपड़े धोते हैं। तो ये होता है ना? तो वो मतलब इतनी बुरी स्थिति, मतलब बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो कपड़ा धोने के लिए एक औरत बेचारी वो पत्थर लिया करती थी, पत्थर था जिसके ऊपर वो रगड़ती थी अपना कपड़ा। तो वो जब वो भगवान लाल इंद्र जी वहाँ पे गए तो उनको वो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला और वो औरत ने वो इंस्क्रिप्शन धोने के लिए लिया था। मतलब इतना अभाव था, इतना नॉलेज का अभाव था। तो वो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे मिला, जो कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, सीएसटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मिला है, आज रखा हुआ है।
तो इस वो तरह एक हाँ, कला से मिला। देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि इधर-उधर फेंक दी गईं, तोड़ दी गईं। अभी शायद साउथ इंडिया में कहीं पे पता चला था कि एक इंस्क्रिप्शन था, उसको एज़ अ बेस लेवल इस्तेमाल किया गया था, ऊपर से उसकी मूर्ति रख दी गई थी। मूर्ति तो थी। इस तरह के हाँ, तो बहुत ये सब तो हमारी बहुत बड़ी विरासत का बहुत गंदे तरीके से दोहन हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचे, वो लोग अपना जो भी निजी जीवन में जो काम कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा समय निकाल के अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को सहेजने, उसको बचाने के लिए दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना समय दिया, इतना सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब की। आपके पास जब भी समय मिले आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअल केव्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि वहाँ से क्या फाइंडिंग्स मिली हैं हमें और किस तरीके से उसको और संरक्षित किया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल। जय भीम नमः। धन्यवाद सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया, अपना इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करके दिया और हमें महाराष्ट्र में जो काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे सबके तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि इतनी मतलब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को के लिए खुला कर दिया और हमारी जो चीज़ें थी, हमारे महाराष्ट्र में अपनी धरोहर जो छिपी हुई है, उसको बताने के लिए आपने जो टाइम निकाला और ये प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करके दिया है, इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय भीम नमः। जय भीम। नमो बुद्धाय।